ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद गनौरी जी। आज अच्छी बात है कि हम लोग आज कुछ रचनात्मकता की ओर आगे बढ़े हैं। और बिहार में जो कुछ अभी पॉलिटिकल मुद्दाएं हैं उनको लेके हम लोग आज बात करेंगे। और आज हमारे बीच में अ, मदन मोहन झा सर हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इनका जो बिहार की पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और इनको मॉडरेट करने के लिए सतीश सिंह जी हैं, जो एपी और एक्स लड़ाई के एलुमनाई भी हैं। और इनकी एक प्रेजेंट अभी एक इनकी कंसल्टेंसी फॉर्म है जिसके ये डायरेक्टर भी हैं। और बिहार के राजनीति को लेके ये इनकी अच्छी खासी समझ है। तो ये जो मदन मोहन सर हैं उनको उनसे सवाल जवाब को ठीक से व्यवस्थित करने में मदद करेंगे हमारी। और इस तरह की जो हमारी संवाद होगी, ये हमारी संवाद किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं है कि आप किसी पार्टी को या किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। ये हम जो जो एनालिस्ट जो डेटा जो कहती है बिहार के को लेके, जो डेटा की समझ है, जो डेटा एनालिसिस लोगों की समझ है, हम निष्पक्ष भाव से वो बातचीत करेंगे। किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। और ये स्वतंत्र रूप से हम अपने एपीओ एलुमनाई के बीच में ये चीज हम करने जा रहे हैं। तो मदन मोहन सर और सतीश जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत उनकी हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। ये अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सतीश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि ये मदन मोहन सर का परिचय देते हुए जो इनका जितना जानते हैं उनको, और बातचीत को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में एक संक्षेप अपनी बात को ये रखेंगे। सतीश जी। सतीश सर अभी शायद सतीश जी अभी डिस्कनेक्टेड है। अभी कनेक्ट हो रहे हैं वो। तब तक मदन मोहन सर से आग्रह है कि वो कृपया अपने बारे में थोड़ी सी अपनी बात बताएं। और अ, किस तरह की परिदृश्य है बिहार को लेके अभी, जो जो मुद्दे चल रहे हैं, खास करके जो जो स्टील वाला जो मुद्दा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं। मदन मोहन सर। बिल्कुल। शुक्रिया रंजीत जी। मेरा नाम मदन मोहन झा है। मैं ईटीजी रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 4 वर्षों से। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल फॉर्म में काम करा है। उससे पहले मैंने ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट करके आया है, उसमें भी काम किया है, जो कि पूरे वर्ल्ड के माइनॉरिटी को एनालिसिस किया था। इसके बाद मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, टाइम्स नाउ हो गया या इंडिया टुडे हो गया या क्विंट हो गया, उसमें मैं एज ए कॉलमनिस्ट अपनी बातें लिखते रहता हूँ। और बहुत सारे मीडिया चैनल पे जाके अपनी बातें बताता हूँ, जो यहाँ पे डेटा का आधारित क्या चल रहा है। तो आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो बिहार के परिदृश्य को रखते हुए अपनी बातें रखेंगे। जो क्योंकि इलेक्शन आने वाला है 1-2 महीने में, मुझे लगता है 5-6 तारीख को जो है, सो इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा जो वो इलेक्शन किस दिन कराने वाली है। तो पिछले 3-4 महीनों से मैं बिहार में घूम रहा हूँ। और बिहार में घूमने पे आपको एक नैरेटिव मिलता है, जो बिहार में जो राजनीति होती है वो जाति आधारित राजनीति होती है। जबकि मैंने लगभग 10 से 12 राज्यों में काम किया है, और हर जगह जो है वह जाति आधारित राजनीति है। अगर आप राजस्थान में जाए तो वहां भी आपको गुर्जर, मीना, राजपूत, ब्राह्मण की राजनीति मिलेगी। राजस्थान में एक ऐसा एरिया है जो ईस्टर्न राजस्थान है। अगर आप उधर जाइएगा तो उधर उधर गुर्जर और मीना का जो है एक कॉम्बिनेशन है वोट वोट का। और वो अगर जिस तरफ जाता है, आपको जो बहुत सारी सीटें हैं वो उसी तरफ दिखती दिखती है। जब अगर आप हरियाणा में जाइएगा तो वहाँ जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स है। जब आप आंध्रा में जाते हैं तो वहाँ आप रेड्डीज, कम्मा, कापू, इसकी पॉलिटिक्स है। जब आप कर्नाटका में जाते हैं तो आपको जो है सो कुर्बा की पॉलिटिक्स दिखेगी, आपको लिंगायत की पॉलिटिक्स दिखेगी। आपको वहाँ भी जो बॉम्बे कर्नाटका है उसमें आपको मराठास की पॉलिटिक्स दिखेगी। जब आप महाराष्ट्र में आते हैं तो आपको जो है सो वहाँ भी मराठास, नॉन मराठास, ब्राह्मण, उसकी पॉलिटिक्स दिखेगी। तो जाति आधारित पॉलिटिक्स जो है वो भारत की सच्चाई है। और बिहार में उसको इसलिए फोकस करके किया किया जाता है, जो यहाँ पे
जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, या आप कह सकते हैं जो रिसोर्सेज हमारे पास है, लेकिन उस रिसोर्सेज को हम ठीक ढंग से यूज नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। और इस कारण जो है जाति आधारित ही एक मुद्दा बचता है जिस पे लोग वोट करते हैं। एक विधानसभा है दरभंगा। दरभंगा जो अर्बन एरिया है, उसमें अगर आप जाइएगा तो वहां लगभग 92,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है। और लगभग 10-12% जो है वहाँ, अगर आप वहाँ के एमएलए को देखिएगा तो वहाँ लगातार 5 वर्ष से जो है बीजेपी के संजय जी हैं जो अभी मिनिस्टर हैं, वो जीत रहे हैं। तो लोगों का जो पर्सपेक्टिव है जाति को लेकर वो वैसा नहीं है। जाति को लेकर जात वोट बिहार के लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सही कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तब वो अपनी जाति की ओर चले जाते हैं। अब हम आते हैं जो बिहार में जो अभी जो प्रमुख मुद्दा चल रहा है वो एसआईआर का था। तो बिहार में इलेक्शन कमीशन ने हेलो। एसआईआर हेलो। किया स्पेशल। हेलो मदन हेलो। मोहन झा जी। हाँ, मेरा नाम सतीश है ना। तो नमस्ते हम नमस्ते दो। सर। हाँ हाँ। हम्म, आई विल हम्म, मॉडरेट द थिंग, मैं सारा मॉडरेट करूंगा। तो उस पे एसआईआर वाले मुद्दे पे आते हैं तो ऑल राइट। देखिए, एसआईआर वाले मुद्दे पे मुझे ये समझना है, जैसे आपका कोई ऐसा सर्वे या कुछ ऐसा इंसाइट्स है जिससे कि एसआईआर से क्या निकल के आया और व्हाट आर इसका कंसिक्वेंसेस क्या है, मतलब इसका प्रभाव हमारे जो वोटर्स हैं उस पर क्या पड़ रहा है ना। इसके ऊपर आप थोड़ा सा लाइट डालिए। देखिए, जैसे एसआईआर जो है वो इसलिए, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, जो एसआईआर हमने इसलिए कराया क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 2003 के बाद ये एसआईआर हो रहा है, तो लगभग 22 साल हो गए हैं। तो ये एसआईआर इसलिए करवाया क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बिहार से या तो माइग्रेट कर गए हैं, या तो उनकी मृत्यु हो गई है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका दो दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है। तो उन्होंने ये बताया है जो हम लोग जो है सो इसको एक वोटर सुधार को लेके हम लोग एक प्रयास है जिससे वोटिंग अच्छी हो सके और स्वस्थ लोकतंत्र का जो है सो एक परिचायक हो। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो ग्राउंड पे आपको कुछ ऐसे भी जगह मिलेंगे। मैं जब दिल्ली से यहाँ आया था एक 20 तारीख को, मुझे लगता है 20 ये अगस्त में को, अगस्त तो अगस्त हाँ, में, हाँ। अगस्त में, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मेरे साथ एक पत्रकार थे, उनके साथ मेरी बात हुई थी। तो वो राघोपुर कवर करने जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा जो कैसे क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया जो राघोपुर में जो एक विधानसभा है जहां से तेजस्वी यादव खुद खुद चुनाव लड़ते हैं, वहां पे ठीक। लगभग ऐसे वोटर हैं जिनके बहुत सारे, मतलब गांव के गांव वोटर लिस्ट से बाहर है। तो इसकी सत्यता को लेकर मैं नहीं जा पाया क्योंकि वो जो इलाका है आप देखिएगा 90% उस समय बाढ़ से ग्रस्त है। तो वहां पे ठीक। कितने लोग बीएलओ पहुंचे होंगे और कितनी शुद्धिकरण हुई होगी, या वो ऑफिस में बैठ के अपने घर में अपने मन से जो उनको ऊपर से निर्देश आया होगा उस हिसाब से कर दिए होंगे, ये उनके ऊपर है क्योंकि नब नहीं नहीं, एक 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 पॉइंट है, जैसे कि आप बोल हम्म, रहे हैं ऊपर से निर्देश आया हो, तो ऐसा कुछ निर्देश आता भी है क्या? क्या बीएलओ इतने जवाबदेही नहीं होती? जैसे मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन है, लेट्स हम्म, टॉक अबाउट, मतलब ये एक जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशन है। क्या हम्म, इंस्टीट्यूशन को इतना हम तोड़ मरोड़ सकते हैं और उस लेवल तक नीचे ट्रिकल डाउन कर सकते हैं कि बीएलओ को भी हम प्रभावित कर लें? क्योंकि इसमें तो काफी चैनलाइजेशन है, तो उस लेवल पे। बिल्कुल। हाँ, उस देखिए, पर कुछ प्रकाश वो डालिए। बहुत ज्यादा हद तक हम प्रभावित नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार में 30-40 ऐसी विधानसभा है जहां जीत हार का अंतर जो है 500-1000 का होता है। अगर वहां पे हमने 500 भी 600 भी लोगों का जो है वोटर लिस्ट इधर से उधर कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो है फॉर्म 20 होता है, उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं जो कौन सा वोट जो है वो किस पार्टी को गया है। तो हम चिन्हित करके अगर किसी ब्लॉक को, किसी एरिया को जो है अगर हम हटा दें, तो वहां जो है सो बहुत सारा खेल हो सकता है। आप देखिएगा, हम्म। फॉर्म 20 में आप अगर गए होंगे तो कैंडिडेट का नाम होता है और बूथ वाइज जो है वोटिंग होता है, जो इस बूथ पे इस कैंडिडेट को इतना वोट मिला है। अगर मान लीजिए किसी वोट पे किसी एक को अगर हम टारगेट करके चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना टारगेट हुआ है नहीं हुआ है क्योंकि मैं सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे 30-40 विधानसभा में अगर इस तरीके का
400-500 वोट इधर से उधर कर दिया गया तो बहुत सारे परिदृश्य बदल सकते हैं इलेक्शन कमीशन के। अगर एक भी वोट से कोई हारता जीतता है तो उसका बहुत अंतर होता है। आप हरियाणा में जाइएगा तो हरियाणा में एक ऐसा विधानसभा था जहां 70 वोट से चुनाव जो है सो इधर मतलब हार गए थे। तो इसका असर है। स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन जो है इसमें, जब मैंने बीएलओ से बात किया, बहुत सारे हम्म। बीएलओ से भी मैंने बात करा, तो उन्होंने भी ये बोला जो हमने जो है सो अभी तक ऐसा कोई भी अशुद्धि नहीं किया है, जिस जो आए हैं उसका हमने अच्छे से जो है सो उसका काम किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं, उनका ऑनलाइन हो पाया है क्या? वो इतने पढ़े लिखे हैं जो उन्होंने अपना वोटर लिस्ट जो है वो ऑनलाइन खुद से सुधार कर दिया है? इस पे संदेह है, क्योंकि वो भी कभी कभी जैसे छठ पूजा के आसपास जो है ये चुनाव होने वाला है, तो छठ पूजा में आप देखते होंगे जो बिहार के लिए टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बिहार में आते हैं। और क्योंकि उस समय चुनाव है तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, अगर 5-6 दिन चुनाव होगा और वो अगर यहाँ पे रहेंगे तो हो सकता है उनको उनका नाम ना हो तो वो वोट ना दे पाए। तो ये नहीं, सब थोड़ी सी राघोपुर कमियां हैं इसको। राघोपुर का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ग्राउंड पे? आप कुछ ऐसा आपको मिला? क्योंकि मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं भी एक विधानसभा, दो चार विधानसभा में ये सारी एक्टिविटी को कराया मैंने। मेरे यहाँ एक हम्म। विधानसभा है तरैया, है ना? तरैया में मैं हम्म। खुद ही सारी एक्टिविटी की है अभी। तो सबसे पहला बात तो कि किसका नाम कटा है ये पता चलना 20 तारीख तक संभव नहीं था। अब बिल्कुल। आप एज अ लेमैन पता ही नहीं चल रहा कि किसका नाम कटा है, क्योंकि हम्म। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में सिर्फ पार्टियों को वो नाम दे रही है कि इनका नाम कटा है, हम्म। और कुछ भी नहीं दे रही वो, और हम्म। कुछ भी नहीं दे रही। सबसे पहली बात तो ये, मान लीजिए एक लेमैन अगर वो खोजने जाएगा कि मेरा नाम कटा है कि नहीं कटा है, उसका कोई सोर्स ही नहीं है। दूसरा बिल्कुल। चीज, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि राघोपुर में आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे समझ पाए कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली वहां ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई ऐसा सुधार का कोई किया है एसआईआर को से प्रभावित? कौन सा वर्ग है, क्या कास्ट लेवल पे इसको डिवाइड कर रहे हैं हम कि कास्ट, कुछ ऐसे कास्ट है, या फिर उनको जेंडर लेवल पे डिवाइड किया जा रहा है, या फिर उनके इनकम के हिसाब से डिवाइड किया जा रहा है? ऐसा कुछ आपको, आपका कोई ऑब्जर्वेशन है क्या स्पेसिफिक टू राघ राघोपुर? राघोपुर में ऐसा मुझे नहीं मिला, क्योंकि राघोपुर में हम्म। जब मैं गया था तो मुझे लोगों ने ये बताया जो वहां पे उनको उनको संपर्क नहीं किया गया है बीएलओ के द्वारा। लेकिन जब मैं सीमांचल एरिया में गया तो उस एरिया में कुछ ऐसे लोग मिले, क्योंकि वहां पे सीमांचल एरिया में आप जाइएगा तो वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत ज्यादा हैं। और लगभग वहां का जो डेमोग्राफिक आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे असेंबली है जहाँ पे 50%, 70% के आसपास कुछ असेंबली में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं है। तो अच्छा। वो, हाँ, वो मैंने देखा जो वो बता रहे थे जो उनका नाम नहीं है। अब इसको मैंने वोट मतलब इलेक्शन कमीशन से जाके सत्यापित नहीं किया जो है या नहीं, लेकिन उनका कहना था जो उनका नाम नहीं है। तो नहीं, इस हम तरीके का। जैसे हाँ। जैसे ये एक्टिविटी हुई है ना, तो हमने अपने दो चार विधानसभा में ये सत्यापित भी किया है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि कहीं ना कहीं ये जो जिनके नाम कटे हैं वो ऐसे लोग हैं, या तो वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच नहीं कर पाएंगे, जिनको ये समझ नहीं है कि भाई ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरा जाए। और सबसे बड़ी बात, वैसे लोगों का वोट नहीं कटा है जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जैसे कि यादव जाति जो है वो एग्रेसिव होता है, तो उनका वोट बिल्कुल। कटने के चांसेस कम है। लेकिन वहीं आप जब उसके नीचे के तबके को जाएंगे, जो एससी कम्युनिटी है, उसमें जो कम्युनिटी जनरली एक परंपरागत तौर पर जिनको जाना जाता है कि हाँ, इनका लेना देना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से, या फिर वो पहले से उस ब्लॉक को वोट करते हैं, उसमें बहुत लोगों का वोट देखने को मिला है कि कटा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार प्रॉब्लम ये हुआ है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जीवित है और उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अब उससे क्या हो रहा है, एक एक ये हो जा रहा है कि उससे क्योस पैदा हो रहा है ग्राउंड पे कि भाई मेरा नाम कट गया तो मुझे राशन नहीं मिलेगा, मुझे पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा, मेरी फैमिली को पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। जो माइग्रेट कर रहे हैं वो ना उधर उनका नाम बना है ना इधर है। तो वो सारी बातें जो है ना एक तरह से निकल के आ रही हैं एसआईआर के थ्रू। लेकिन बिल्कुल एक आपकी बातें हम्म। बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक और चीज है, इसमें जो सत्ता पक्ष के द्वारा है एक मैसेजिंग भी है।
जो देखो हमने एक समुदाय का जो है वोट कटवा दिया। ये एक पोलराइजेशन का भी काम करेगा चुनाव में। जो हम्म। एक ये सीधा सीधा मैसेजिंग है, जो हम जो है देखो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, हम एक ऐसे समुदाय का वोट काट रहे हैं जो तुम्हारे विपक्ष में हमेशा रहता है, जिसका माहौल बनाया जाता है हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से। ये ठीक बात। ये एक मैसेजिंग है इसमें, एसआईआर में। ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मुद्दे पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे स्कीम्स और कैंपेन लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस ने लॉन्च किया माई बहन मान योजना, जिसमें 2500 रुपया देने का है। वहीं जेडीयू ने एसएचजी को कुछ 10,000 या उनके ग्रुप्स को कुछ पैसा दिया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने बांटा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट आपको लगता है होगा? एक तो है कि तुरंत आपको बेनिफिट मिल रहा है जो चुनाव के पहले, और एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस मिल रहा है। हाउ डू यू सी एंड विजावी देखिए टू जेंडर? देखिए मेरा जो हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का जो एक्सपीरियंस है, आंध्रा का जो एक्सपीरियंस है, महाराष्ट्र का जो एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है जो जो सत्ता में रहती है और उसका स्कीम्स अगर लोगों को फायदा पहुंचाता है, तो वो ज्यादा जो है इम्पैक्ट करता है लोगों को, और वो उसकी तरफ ज्यादा खींचे चले जाते हैं। जो माई बहन योजना है, अगर आप देखिएगा, वो एक सिर्फ प्रॉमिस है। जो 2500 रुपये हम आपको देंगे अगर हम सत्ता में आएंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है जो हम अभी से आपको 1100 रुपये देंगे, तो अगर आप लोगों से पूछिएगा तो उनको पहले 400 रुपये मिल रहा था, अब उनको अगर 1100 रुपये मिल रहा है, तो वो ये बोल रहे हैं पहले हमारा चाय का खर्चा निकलता था, अब जो है खैनी का भी खर्चा निकल जाएगा। ठीक है। हम्म। तो उनको जो है ये दिमाग में है। तो एक जो स्कीम्स होता है, स्कीम्स में आप देखेंगे, जो अगर कोई भी स्कीम्स पहले क्या होता था, जो किसी भी स्कीम्स को किसी एक कम्युनिटी के को डिजाइन करके जो है दिया जाता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या होता था, जो वोटर जो है उसमें ये मैसेजिंग जाता था, देखो उस समुदाय को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं, एलिमिनेट तो फील उसका, करता है। हाँ, उसका जो है एलिमिनेशन। छूटने का वो टू रहता है उनमें कि बिल्कुल। हाँ ओ, मुझे छोड़ हाँ, दिया और उसको बिल्कुल। इंक्लूड कर लिया, तो एक हाँ। वैसा भाव निकलता है कि द्वेष का भाव ज्यादा होता है उसमें। हाँ, तो इसीलिए जो है, जो स्कीम जो है रैम्पेंट होता है और जो सबके लिए होता है, उसका फायदा सरकार को होता है। और उसमें आप देखिएगा सरकार जो है तो बहुत अच्छे से काम करती है इस पे, और वो ये इंश्योर करती है ये जो पैसा है वो खाता धारकों को, जिसको जिसको लाभार्थी है उसको पहुंचे। इसमें आप एक और चीज देखिएगा, जो सरकार क्या करती है, आप मध्य प्रदेश के चुनाव को उठा के देख ले, तो चुनाव से 10-12 दिन पहले जो है, सो आपको किसान सम्मान निधि का पैसा जो है सबके अकाउंट में जाता हुआ दिखेगा। आप हरियाणा का चुनाव उठा के देख ले, तो उसमें भी आपको सरकार के द्वारा जो है स्कीम्स का बेनिफिट जो है इलेक्शन तो के इसका मतलब चुनाव। इसका कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं ना कि अगर हम हम्म। 4.5 साल कुछ भी करें और लास्ट के 5 महीने हम पैसा बांट दे, तो आप कहीं ना कहीं एक एज आपके पास रहता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, जो आप डायरेक्टली जो है तो पैसा दे रहे हैं, और जो आप मतलब इलीगल होता है चुनाव के वक्त पैसा बांटना, उसको आप स्कीम्स के थ्रू जो है सरकार के थ्रू घुमा के आप जो है अपने वोटर को लाभान्वित कर रहे हैं, ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड हाँ नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज और है, जैसा हम लोग जानते हैं कि जो बिहार की महिला है या महिला वोटर है, एक तो सबसे पहले बहुत ज्यादा वोट करती है ना, मर्द से हम्म। ज्यादा वोट करते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड माइग्रेटेड होते हैं। फैमिली में 2 3 4 लोग माइग्रेटेड है, तो नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ विमेन आर वो थोड़ा ज्यादा है। हम्म। ट्रेडिशनली ये माना जा रहा है कि विमेन जो है वो कहीं ना कहीं, महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार की सपोर्टर रही हैं। नीतीश कुमार को बनाने में अगर किसी तबके का हाथ है तो 50% महिलाओं का। हम्म। इस बार का क्या सिनेरियो है? क्यों सारी पार्टियां महिलाओं के लिए वैसी स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं जिससे कि उनको फायदा हो, और उनको डायरेक्ट फॉर्म भरवा के टारगेट कर रही हैं? जैसे एग्जांपल तो मेरे पास ही है कि कांग्रेस ने लगभग 12-13 लाख फॉर्म भरवा लिए महिलाओं के। आप आप इसको किसी भी चीज को देख, जैसे हम कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम जब इस चुनाव को देख रहे हैं,
तो हम्म। इस चुनाव में आप देखेंगे जो इसका जो है, अगर आप मध्य प्रदेश में देखिएगा तो वहाँ ये माता बहन योजना करके था। यहाँ मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के लिए योजना था। और आप देखिएगा झारखंड में भी योजना था, शिबू सोरेन की पार्टी जो थी उसके द्वारा। दिल्ली में भी योजना था। तो इसका जो है ये पहले से ही ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और ये सक्सेसफुल हो चुका है। जो आप महिलाओं को पैसा देते हैं, वोटर जो है आज ट्रांजेक्शनल हो चुका है। तो वोटर को आप जितना पैसा दीजिएगा, आपको पहले ये कहा जाता था, अगर आप अभी भी जाइएगा, मैं लगभग अभी से 1 महीने पहले 10 दिनों के लिए तमिलनाडु में था। तो तमिलनाडु में जब मैं विरल मलाई करके एक विधानसभा है वहां पे घूम रहा था, तो वहां के एससी समुदाय, अनुसूचित जनजाति के लोग जो है वो मुझे मिले। उन्होंने बोला जो जो मुझे पैसा देगा हम उसको वोट करते हैं। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट मुंह पे बोला। तो आप हम्म। देखेंगे जो यहाँ जो है, यहाँ भी जो है वोटर ट्रांजेक्शनल हो चुका है। जो वोट जो है वो उसी आधार पे जाएगा जो आप हमको कितना बेनिफिट दे रहे हैं, इस आधार पे वोट लोग कर रहे हैं आजकल। इसमें जो है बहुत सारे स्कीम्स है, आप देखिएगा तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला है 125 वाला। एम्प्लॉयमेंट को जो है 1 करोड़ यूथ को जो है उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। फिर पेंशन हाइक जो है 1100 रुपए वाला है ही। फिर 35% रिजर्वेशन जो है वोमेन को, वो है। फिर आप देखिएगा जो इसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो है प्रतिज्ञा योजना करके है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है अभी ले रही है। अब बहुत सारे फॉर्म्स निकले हुए हैं जिससे स्टूडेंट को एंगेज किया जा रहा है, उसमें जो देखो तुम्हारे लिए हम नौकरी निकाले हैं। अब वो नौकरी कितना होगा नहीं होगा, वो एग्जाम कब होगा, इलेक्शन के बाद होगा या नहीं होगा, उस पर संशय है। लेकिन एक चुनावी माहौल बना दिया जाता है, जब आपके पास पावर होता है तो आप उसको अपने तरीके से यूज करते हैं। तो मतलब जो पावर है, मान लीजिए ये सारी स्कीम से निकाली गई हैं, तो क्या ये 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी को टैकल कर पाएगी? देखिए, बिहार हो या कहीं भी हो, जब आपके पास बेटर ऑप्शन होता है तब जो है आप अलग दिशा में मुड़ते हैं। बिहार में क्या है जो एक मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन है, उसको आप देखिएगा जो वो महागठबंधन की तरफ लगभग 70 से 75% मतदाता जो है उसके वोट करते हैं। राहुल गांधी की जो ये यात्रा थी, जिसको वोटर अधिकार यात्रा का नाम दिया गया, ये जो मेरा एनालिसिस कहता है, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं था, यह दलित जोड़ो यात्रा था। इसमें जो है तो जो एक कम्युनिटी को फोकस करके उनको जो है अपनी तरफ जोड़ने का काम किया गया था। क्योंकि आप देखेंगे तो लगभग 17.7% जो है वो मुस्लिम मतदाता हैं बिहार में। लगभग 14% के आसपास यादव हैं। और लगभग 20% के आसपास जो है वो आपको अनुसूचित जाति के लोग हैं। उसमें से जो है आपको मोची समाज, जिसको रविदासी समाज कहते हैं, उसके लगभग 5.5% के आसपास वोटर है। इसके बाद आपके लगभग 5.5% के आसपास जो है वो पासवान समाज के वोटर हैं। उसके बाद महादलित है। उसके बाद पासी है। ऐसे करके आपको 20% है, जिसमें से जो मोची समाज के लोग हैं उनको ऐसा माना जाता है जो वो कांग्रेस की तरफ अधिक वोट करती है। लेकिन जब आप लोकसभा का एनालिसिस करते हैं तो वो जो समाज है वो एनडीए की तरफ ज्यादा झुका हुआ पाया गया। और इसीलिए आप देखेंगे जो लगभग 30 सीट जो है वो एनडीए ले गई। एक जो है वो निर्दलीय पप्पू यादव जीते और 9 जो है वो महागठबंधन के पास गए। तो इसका ये एक वोटर कॉम्बिनेशन भी है। तो इसमें जाति आधारित जो वोट है, उसमें आप देखिएगा जो जो ईबीसी तबका है, जो नीतीश कुमार का चंक माना जाता है। उसके बाद कुर्मी कोयडी जो वोटर है वो हो गया। और वोमेन वोटर जो है, ये एक कॉम्बिनेशन था। महादलित को भी नीतीश कुमार ने ही बनाया है, एक सेक्शन क्रिएट किया ताकि वो उसमें जाके जुड़ जाए, जिसमें मांझी आते हैं, जिसमें मुशर्रफ आते हैं। जो इस तरीके के वोटर हैं वो नीतीश कुमार के चंक में जाते हुए देखेगा अच्छा, इस इसी से बार। इसी से मेरा एक क्वेश्चन ड्राइव है कि एक हम्म, तरफ जब आप देख रहे हैं बिहार में एक नया फिनोमेना हो रहा है, वो फिनोमेना है जन स्वराज। मैं वहीं जन वहीं पे स्वराज, आ रहा था। हाँ, जन स्वराज क्या कर रही है? जन स्वराज, इधर दो पार्टियां हैं या दो गठबंधन है जो कि कहीं ना कहीं कास्ट लाइंस पे सारा गेम बन चला रहे हैं,
और दूसरी तरफ है जो एक जन स्वराज है जो कि मुद्दों को लेकर राजनीति करे। तो क्या लगता है वो चेंज आएगा? आपको दिख रहा है वो? अगर आप मैं बिहार में घूम रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ, मैं लोगों के मेंटालिटी चेंज हो रही है। मैं उसी पे आ रहा था। जो अगर आप देखेंगे तो ये जो समाज है, इसमें बिहार में अधिक जो इलाका है वो अभी भी जो है रूरल एरियाज है। अर्बन एरियाज जो है बहुत ही सीमित एरिया है। अर्बन एरियाज में आप जब जाइएगा तो वहां आपको ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। पढ़े लिखे का मतलब जिनके हाथ में मोबाइल है, जो इंटरनेट हमेशा देखते रहते हैं, और जिनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं। वो जब आप देखेंगे तो उसमें ईबीसी समुदाय के जो लोग हैं, जो वुमेन है जिसके पति माइग्रेट करके बाहर हैं, और जो आपको यहाँ पे रहती है और जिसके पति बाहर में रहते हैं, वो समुदाय जो है वो जनसुराज की तरफ झुक रहा है। और आप देखेंगे जो मुझे अभी तक लग रहा है आज तक के ग्राउंड सिचुएशन में, जो जनसुराज जो है अभी 5-8% के आसपास जो है उसके पास मतदाता है, क्योंकि उसके पास अर्बन मतदाता है। रूरल एरियाज में आज भी नीतीश कुमार जो है इतने मतलब आप उनका फेस जो है वैल्यू इतना गिर चुका है सोशल मीडिया पे। लेकिन जब आप रूरल एरियाज में जाइएगा तो नीतीश कुमार का जो इमेज है आज भी इंटैक्ट है। उनको लोग जो है जाति आधारित वोट करेंगे। लेकिन अर्बन एरियाज में जो है वो फिनोमिनन नहीं देख रहा है, वो चेंजेस आ रहा है। उसमें जनसुराज जो है वो ज्यादा वोट लाते हुए दिख रहा है। और उसमें आप ऐसे महिलाओं से बात करेंगे जिनके पति माइग्रेट कर चुके हैं, वो बोलते हैं जो जब हमारा जो है सो कुछ है यहाँ है ही नहीं, तो हम क्यों वोट करेंगे इसको, हमारे लिए नीतीश कुमार ने क्या किया। तो ये फेनोमिनन है। ठीक बात है, ठीक बात है। इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, एक इसी से एक क्वेश्चन डिराइव होता है कि अभी एक डेटा आया था जिसमें राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि हमारे जो सोशल मीडिया रीच है वो लगभग 23 करोड़ के आसपास है 17 दिनों में। वहीं प्रशांत किशोर जो है वो बोलते हैं कि हमारा जो डेली का रीच है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर क्या आपको लगता है इससे ये दोनों आखिर क्यों बताना चाह रहे थे कि हमारा रीच सोशल मीडिया पे इतना है? एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, यस योर ऑर्डर। देखिए, मैं एक जो यहाँ के बिहार के एक मिनिस्टर है, उनके यहाँ जो है जब मैं ग्राउंड पे घूम रहा था तो वो भी अपने क्षेत्र में थे, तो मैं उनसे मिलने गया। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब भी मैं फोन खोलता हूँ तो मुझे प्रशांत किशोर का जो है तो ऐड दिखता है। ठीक है। तो तो ये जो है प्रशांत किशोर जो सोशल मीडिया पे जो बuzz बनाया है वो बहुत अधिक है, वो सबसे ज्यादा है। और इसको बनाने में आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी इस फील्ड में काम करते हैं, जो इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके पीछे कितने रिसोर्सेज लगते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको व्यूज बढ़ा के दे देते हैं। उसका बहुत सारा तरीका है बढ़ाने का। वो एक पूरा पूरा जो है डेटा टीम काम करती है उसके पीछे। और वो अच्छा। एक ये मतलब इसको आप भीड़ को और सोशल मीडिया के व्यू को आप वोटर से नहीं जोड़ सकते। वोटर जो होता है वो अलग होता है, भीड़ जो होता है वो अलग होता है, व्यूज जो होता है वो अलग होता है। ठीक है। ठीक बात तो है, लेकिन एक इसमें एक और क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए व्यूज से हम नहीं जोड़ सकते हैं इसको, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता है ना। जैसे मैंने अपना मोबाइल खोला और मोबाइल खोल के देखा कि भाई मैंने 2 रील स्क्रॉल किया, क्योंकि रील आजकल जानते हैं आप कितना, लगभग हर बंदा 2 घंटे 3 घंटे उसमें लगाता है। अब तो जब 2 3 बार आप देखते हैं फिर एक रील आ जाता है उनका, फिर दो देखा फिर एक रील आ गया, तो इसका बैक ऑफ द माइंड तो असर हो ही रहा है ना। बैक ऑफ द देखिए माइंड तो ये चीजें बैलेंस हो ही रही हैं ये ये। बिहार में जो डेटा कहता है उसके हिसाब से प्रतिदिन लगभग 2,000 रील्स देखे जाते हैं। 2 करोड़, सॉरी, 2 करोड़ रील्स देखे जाते हैं बिहार में प्रतिदिन। तो इसका असर तो है, लेकिन क्या वो वोट पे पड़ेगा? जब आप वोट दबाने जाते हैं तो क्या आप उसको सोच के वोट करते हैं क्या? ये इम्पैक्ट करता है। क्योंकि हमारा जो वोट होता है वो बहुत सारी चीजों पे निर्धारित करता है। और खासकर विधानसभा का जो एमएलए हमारे जान पहचान का है क्या,
एमएलए एमएलए हमारे गांव का है क्या? एमएलए हमारे जाति का है क्या? एमएलए एमएलए जब हम कोई फंक्शन करते हैं तो आता है क्या? मुझे एक व्यक्ति मिले, हमारे ही मतलब जान पहचान के हैं। उन्होंने ये कहा, जो हमने अपने बेटी की शादी की थी तो उसमें एमएलए नहीं आया तो हम वोट नहीं करेंगे उसको इस बार, पिछली बार वोट दिए थे। तो जो वोट होता है ना, वो बहुत सारी चीजों पे निर्धारित करता है। उसको आप सिर्फ सोशल मीडिया से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। ठीक है। एक हमारे जो व्यूअर है उनका क्वेश्चन है, उनको उनका क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि प्रशांत सही मुद्दों पे राजनीति कर रहे हैं या सही मुद्दे उठा रहे हैं? प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बिहार का रियल मुद्दा है, तो लेकिन फिर रियल उनकी रियल संगना मुद्दा संग उन उनका जो संगठन है, जो रीच है लोगों तक, वो बहुत ही कमजोर है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने ये बोला, जो प्रशांत किशोर अगर अगले 5 साल टिक जाते हैं तो हो सकता है वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो। क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में ऐसी चर्चा है, जो वह चुनाव में बस बनाने के लिए जाने जाते हैं, और पिछले 11 साल और 15 सालों से वो यही कर रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव हो जाने के बाद वो टिकेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि लोगों को ये लगता है, जो वो कहीं ये छोड़ के जो है, वो आप उनको देखे हैं, जो वो विजय जो है तमिलनाडु वाले, उनके साथ भी जाके जो है सो बोल रहे थे, जो अगला जो चुनाव है, मैं माही के बाद जो है मैं ही सबसे पॉपुलर हूं, अगर नॉर्थ इंडिया का कोई व्यक्ति है तो बहुत ज्यादा ये निर्भर करेगा जो प्रशांत किशोर 5 साल टिकेंगे कि नहीं। प्रशांत किशोर ने जो माइग्रेशन का मुद्दा उठाया है, जो बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया है, जो मतलब बहुत सारी रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे नहीं है, उसका मुद्दा उठाया है, वो बहुत ही मतलब लोगों को टच कर रहा है। लेकिन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है, जो जो वो कैंडिडेट देंगे वो उनको वोट कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, जो वोटर जो है वो बहुत सारी चीजों को देखकर विधानसभा में वोट करता है। उसके लिए बस सही आदमी होना ही ठीक नहीं है, उसके आगे भी जो है वो बहुत सारा चीज देखता है, जो आप उससे कितने देर मिले, आपका क्या रिएक्शन है उस पे, आप उसको जानते हैं कि नहीं। तो प्रशांत किशोर अगर 5 साल जो है, अगली 5 साल बहुत अच्छे से राजनीति करते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल है। ठीक है। अच्छा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट है ना, बीइंग हम लोग पॉलिटिक्स के ग्राउंड में तो काम कर ही रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो बैकग्राउंड है या जो हमारा पूरा एलुमनाई ग्रुप है, उनका बैकग्राउंड जो है वो उनका फोकस दो चीजों पे, एक तो है पॉलिसी लेवल पे हम क्या सुधार कर सकते हैं, और हम्म। डेवलपमेंट लेवल पे मतलब समाज को और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो क्या जो इस तरह की पॉलिटिक्स आज हो रही है, इससे बहुत क्या फर्क पड़ेगा उन चीजों पे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, पॉलिसी लेवल पे हो गया। क्या अब आज के दिन में 1 करोड़ जॉब की बात करना नीतीश कुमार के द्वारा, क्या ये 10 साल पहले नहीं हो सकता था? क्या इन्होंने एफर्ट नहीं मारा उसके लिए? मतलब जो पॉलिसी लेवल पे सुधार आनी चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इस चुनाव में? देखिए, मैं लगभग 4-5 महीने से जो है, 3-4-5 महीने से बिहार में घूम रहा हूँ, कुछ दिन बाहर भी गया हूँ। तो मुझे बहुत सारे ऐसे गांव मिले जहां 10 घर में जो है आपको लगभग 10-12 लोग मिलेंगे। गांव के गांव खाली हो चुके हैं, और वो माइग्रेट करके जो है वो बाहर जा चुके हैं। आप भी अगर गांव के होंगे, अगर आप शहर में नहीं रहते होंगे, अगर आप अपने गांव में जाते होंगे तो आप भी महसूस करते होंगे, जो आपका भी गांव जो है वो लगभग लगभग खाली हो चुका है। तो पहले जो है हम बिहार में इतना जॉब क्रिएशन करें, और जॉब क्रिएशन जो है वो सरकारी नौकरी से नहीं होगा। हमें यहाँ पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार ने बहुत अच्छा किया है। खासकर केंद्र सरकार का जो रोड है, वो अगर बिहार में देखिएगा तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन तो और फिर भी यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? मतलब जॉब मैं क्यों नहीं क्रिएट हो रहा? मैं वही बोल रहा हूँ, जो और भी बहुत सारी चीजें हैं पॉलिसी जिसको पॉलिसी लेकर लेवल पे क्या हिंड्रेंस है उस तरीके का? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। बिहार में 2 साल पहले मेरा जो गृह जिला है बेगूसराय, वहां से अगर आप देखिएगा तो गोली चलाते हुए जो है
दो व्यक्ति जो है वो निकल गए थे। ठीक है। तो अगर आप इस तरीके का माहौल क्रिएट कीजिएगा, पारस हॉस्पिटल में अगर कोई घुस के किसी व्यक्ति को गोली मार के बाहर निकल जाता है, तो बाहर का कंपनी यहाँ पे कैसे आएगा? अगर और कोई उसका कंपनी वीडियो, और सबसे बड़ी बात है, उसका वीडियो रिलीज होता है फिल्मी एक्शन में, उसका जैसे लग रहा है उसका कि और उसको हीरो बनाया जाता है। हमारे यहाँ 68% ऐसे जो प्रतिनिधि हैं हमारे, जिन पे मतलब बहुत सारे गंभीर केस हैं। ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। जो ऐसे मतलब जिस पे मर्डर तक का आरोप है, वो हमारा प्रतिनिधि है। तो ये मतलब बहुत ही चिंता का विषय है। ये हमारे मतदाताओं को भी सोचना पड़ेगा, जो आप किसको वोट कर रहे हैं। नहीं, तो ये लॉ एंड आप ऑर्डर जो हम बात, जो जाति के लॉ एंड आधार पे ऑर्डर, वोट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। लेकिन वोट तो जाति के आधार पर ही हो रहा है। आज पिछले हम्म। चुनाव तक तो जाति के आधार पर ही हुआ था, बिल्कुल। है ना? हाँ। जा ये तो सच्चाई है बिहार की। लेकिन हाँ। अच्छा, एक वो जो हम बस इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्या क्या है। ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? या सरकारों को ये समझ नहीं है, इनके पास इतने आईएएस ऑफिसर हैं, इतना तंत्र है इनके पास, ये सारी चीजें हैं, क्या इनकी इच्छा शक्ति नहीं है वो करने की, या फिर ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जोग्राफिकली इतना वास्ट है कि हम कर नहीं सकते बिहार, या दूसरे प्रॉब्लम्स देखिए, बहुत आपने ज्यादा है, बाढ़ है? कुछ देर पहले आपने एक सवाल किया था, जो प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सही है, कितना सही है। तो जो एजुकेशन का है, जो प्राइमरी एजुकेशन हमारा है, और जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पे आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, 5 6 7 8 छोड़ के, तो आपको सरकारी स्कूल में पता चल जाएगा जो खिचड़ी के अलावा और कुछ हो नहीं रहा है। तो जब मतलब तक आप अपने वोटर को एजुकेट नहीं करेंगे, जब कोई व्यक्ति एजुकेट हो जाता है, उसके पास बहुत सारे जो है कमाने के जो है सो ओपन हो जाते हैं रिसोर्सेज सोर्सेज, उसके बाद वो क्राइम की तरफ कम जाएगा। तो पहले आपको जो है अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा। वो आप नालंदा विक्रमशिला की बात खूब कर ले, जो हमारा इतिहास कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है, वो डिसाइड करेगा जो बिहार आगे 10 साल 20 साल बाद कैसा होगा। आप रोड बहुत बना ले, बांध बना ले, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को सही दिशा में शिक्षित नहीं कर रहे हैं, आप अपने जो बच्चे हैं, जो गरीब लड़के हैं, जो आज इलीगल वाइन या लीकर की तस्करी करने में लगे हुए हैं बिहार में, और ये एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है पूरे बिहार में। आप देखिएगा, जो वो लोग जो है इसी धंधे में लगे हुए हैं, और 100 200 400 500 रुपए के लिए जो है तो इस धंधे में लगे हुए हैं, तो क्राइम भी बढ़ेगा, आपका रिसोर्सेज भी घटेगा, और आप नहीं डेवलप कर पाएंगे। और फिर बिहार को इसी तरीके से रहना होगा। अच्छी बात है। देखिए, यह बहुत आज सुनने में तो बड़ा खराब लग रहा है, क्योंकि हम भी बिहार से हैं और लग रहा है कि चलिए बाहर जाके पढ़ाई किया, फिर से वापस से बिहार में आए हैं, कुछ बिहार में करें। और ये पूरा हम्म। जो ग्रुप है हमारा अलुमनाई वाला, वो भी बिहार का है, सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन अभी भी निकल के नहीं आ रहा। तो हम लोग, कुछ बिल्कुल। लोग तो लगे हुए हैं जो कि अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करते रहें, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो या डेवलपमेंट के फील्ड में हो, काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं। हम्म। लास्ट कुछ एक दो सवाल और लास्ट है, डिस्कशन करके फिर हम थैंकिंग नोट ले लेंगे, है ना? आपको क्या लगता है इस बार क्या सिस्टम, मतलब किस तरह की चीजें रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या नेताओं को ये समझ आई है कि थोड़ी सी जनता सजग हुई है थोड़े से मुद्दों पे बात करने पे? क्योंकि आरजेडी जैसी पार्टी जो कभी मुद्दों पे बात नहीं करती थी, उनका कास्ट लाइन्स होता था, अब वो भी एक रैंट डेवलपमेंट का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, लॉ एंड ऑर्डर का, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करती है ना? जेडीयू और बीजेपी तो पहले से करती है, लेकिन हम्म। ऐसी पार्टियां जो कभी इस लाइन्स पे बात नहीं करती थी। तो क्या आपको लग रहा है एक पॉलिटिक्स में एक शिफ्ट हो रहा है क्या? और अगर शिफ्ट हो रहा है तो हाउ इट्स गुड फॉर डेमोक्रेसी? मतलब ये क्या डेमोक्रेसी में थोड़ा सा और लोगों का विश्वास बढ़ेगा इससे? अगर हम सही मुद्दों की तरफ जा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में विश्वास बढ़ेगा ही। अगर हम डेवलपमेंट की बातें करेंगे, जैसे तेजस्वी यादव जी ने जो है सो A to Z की पॉलिटिक्स की बात करी थी, जो हम जो है एक जाति विशेष की बात नहीं करेंगे, हम जो है जितने भी जाति हैं सबकी बात करेंगे,
और उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको जो है हम लोग खत्म करेंगे। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हम एक अच्छे बिहार को बनाने में सफल होंगे। हम जो है सो एक ऐसा नैरेटिव ना बनाए जो हमारे यहाँ जाति आधारित वोटिंग होती है, जबकि ये पूरे भारत की सच्चाई है। जब हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड विकास की बात, मतलब जब डेवलपमेंट ओरिएंटेड राजनीति की बात करेंगे, जब हम ये कहेंगे जो बिहार में जो है सो बाढ़ की समस्या को हम जो है तो रिवर चैनलाइजेशन के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, जब हम बाढ़ के पानी को बिस्लेरी के पानी में बदल सकते हैं, जब हम ये बात करेंगे जो हम जो छोटे छोटे रिसोर्सेज हैं, जो जिस तरीके से गुजरात में आप देखिएगा जो वुमेन हेल्प ग्रुप के द्वारा जो है बहुत सारे जो है एमएसएमई लगाए गए हैं, जब हम उसकी बात करेंगे, जब हम लिज्जत पापड़ जैसे जो ब्रांड बन गया है आज पूरे इंडिया में, जो कि कुछ वुमेन्स के द्वारा चलाए गए थे, वैसे योजनाओं को बिहार में क्रियान्वयन करेंगे तो हम अच्छे बिहार की बात करेंगे। जब हम ये देखेंगे जो पॉलिसीज लेवल पे जो है बिना किसी कास्ट के, बिना किसी जो है तो रिलीजन के, जब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो हम एक अच्छे बिहार की बात करेंगे, जिसमें जो है तो बिहार जो है सो हम ये ना बात करें जो सीमांचल में जो है 50% मुस्लिम है इसलिए वो आरजेडी को वोट करेगी। हम इस पे बात करें जो 50% अगर सीमांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, लेकिन वहां एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के आया है, जो कि कहीं से पीएचडी करके आया है, उसका एक विजन है और वो खड़ा हुआ है, हम उसको वोट करेंगे तो हम अच्छे बिहार की बात करेंगे। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक हमारी टीम की तरफ से आपको थैंक यू नोट होगा। और हम लोग सभी जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको एक बार मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा एक अच्छा माहौल बना के देखिए, जो जो अपने लेवल पे कर सकते हैं एक अच्छे बिहार के लिए वो हम करें, है ना। आ, मेरा एक और सवाल था। हाँ हाँ, बताइए। मदन मोहन सर, आपसे एक सवाल ये था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि अलग, इट्स नॉट अबाउट बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ एमपी, कि वोट जो है हम पैसा लेंगे, वो पंचायत इलेक्शन हो, विधानसभा हो या लोकसभा, हर जगह पैसा दे करके और मतलब सब्स्टिट्यूट बनते जा रहा है। या तो पैसा ले लेंगे तो वोट देंगे, या पैसा हम बांट देंगे और वोट ले लेंगे वाली ये चीज बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप जैसे बताएं बताएं कि साउथ में कुछ कुछ ऐसा है कि वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। आप यहाँ 1,500 और कुछ इलीगल चीजों दे करके, जैसे हो आप साड़ी बांट देते हैं, आप धोती बांट देते हैं, आप मच्छरदानी और दारू दे करके वोट ले लेते हैं। इस तरह की प्रचलन बढ़ रही है। आप ये डेमोक्रेसी के लिए, खासकर इंडिया में, हम इंडिया के लेवल पे ही बात कर रहे हैं, के साथ साथ इसको कंपैरिजन हम अदर कंट्री से करना चाहते हैं कि इस तरह का अगर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक विकराल रूप धारण कर ले, तो डेमोक्रेसी का क्या रूप होगा, या ऐसा कहीं अक्रॉस वर्ल्ड में कुछ हुआ है क्या कि ये मतलब डेमोक्रेसी पे ही खतरा आ जाए ऐसा। मेरा इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालते सर। देखिए, जो ये हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम ही रखे हैं संवाद, और संवाद का अर्थ ही होता है, और ये हजारों वर्ष की परंपरा है हमारे भारत की। जो हम कोई भी, चाहे वो आप बिहार में हैं और बिहार में मंडन मिश्र और जो शंकराचार्य के बीच संवाद ही हुआ था और उससे जो अमृत निकला था, वही पूरे एक मैसेजिंग गया जो हम कैसी समाज की रचना करना चाहते हैं। तो संवाद के थ्रू ही वो हो सकता है। जब हम अपने वोटर को एजुकेट करेंगे, जब हम उनको ये बताएंगे जो अगर तुम अपना वोट जो है वो पैसे के लिए दे रहे हो तो तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे, अपने बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और उनके आने वाले बच्चों को भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुम एक ऐसी व्यवस्था को ला रहे हो जिसमें जो है तुम डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो जब भी डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होगी तो हमारा जो है अधिकार कम होगा। आज जिस तरीके से आप मीडिया को देखते हैं, जो जिसके बारे में आडवाणी जी ने इमरजेंसी के वक्त में कहा था, जो आपको तो कहा गया था बैठने के लिए आप तो रेंगने लगे, तो आज तो
उससे भी बदतर हालत है मीडिया की। जिस तरीके से हमारे समाज में चरस बोया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो तुम जो है, तो तुम्हारा मतलब अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि तुमको एक समुदाय मार देगा। जो 20,000 25,000 जो हम क्लेम करते हैं हमारी सभ्यता है, 10,000 वर्षों की सभ्यता है, उसको हम डरा के जो है सो वोट पोलराइज करना चाहते हैं। और बिहार में आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में जब भी आप वोट पोलराइजेशन, यहाँ जाति आधारित आप पोलराइजेशन कर सकते हैं, धर्म आधारित पोलराइजेशन नहीं कर सकते हैं। जब आप धर्म आधारित पोलराइजेशन कीजिएगा तो वो आपको बैकफायर करेगा। तो हमें जो है मतलब मूल इसका ये है, जो हमें अपने वोटर को एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, जो वाई यू आर वोटिंग, फॉर हुम यू आर वोटिंग। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है, तो एक और बात कहते हुए मैं खत्म करूंगा। जो मेरे यहाँ एक प्रोफेसर साहब थे, वो कहते थे जो वक्ता जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक वक्ता वो होता है जो सिर्फ बकता है, और उसका जो श्रोता होता है वो सोता है। ठीक है। तो दूसरा जो वक्ता अच्छा, होता है जैसे एक हेलो। क्वेश्चन ऐड करना चाह रहा था मैं। हम्म। हाँ हाँ, मैं हेलो, एक आवाज आ मिनट रही है खत्म मेरी? कर लो। हम्म। हाँ। मैं मैं ये बोल रहा था, जो वक्ता 3 प्रकार के होते हैं। एक वक्ता वो होता है जो सिर्फ बकता है, उसका श्रोता जो होता है वो सिर्फ सोता है, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे आप स्कूल में जाइएगा तो खराब टीचर जो है वो पढ़ाते हैं तो बच्चे पीछे बैठ के सोते हैं। दूसरा जो वक्ता है वो जो है बकोता होता है, वो कुछ भी बकता है, उसका जो श्रोता होता है वो उसके हर बात को काट देता है, तो उसको सरोता बोलते हैं। ठीक है। तो तीसरा जो वक्ता होता है वो विवस्वान, और आप देखिएगा नचिकेता की तरह होता है, जो डायरेक्ट ट्रांसफर्ड होता है ज्ञान का। तो आप संवाद को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो इस समाज की रचना को बताएगा, जो हमारा समाज किस तरफ जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, आपने एक मेंशन किया था कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार आपके साथ आए थे यहाँ पे राघोपुर या फिर बिहार घूमने के लिए। वो क्या जानना चाह रहे थे? वो कैसे देखते हैं बिहार को? वो व्हाट इज जो है देयर पर्सपेक्टिव? वो ये जानना चाह रहे थे जो बिहार में जो एसआईआर का इम्पैक्ट कितना है, क्या लोगों का वोट कटा है, क्या नहीं अच्छा। कटा है, वो इस विषय में जो है अपना जानकारी लेने आए थे यहाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आई थिंक शिवानी। एंड नोट शिवानी करेंगे, एंड नोट, है ना? यस, थैंक यू। सभी को नमस्कार। आज संवाद के तीसरे एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्री मदन मोहन झा का विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने बिहार का मतदाता सूची के विशेष इम्पैक्ट के बारे में बताया, उसके 2025 के चुनाव पर क्या असर हो सकता है उसके बारे में बताया। पहले तो आपने बताया कि जाति के आधार पर वोटिंग कैसे होती है और जब प्रभावी नेता नहीं मिलते तब उसके क्या क्या असर पड़ता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या इम्पैक्ट लेकर आया है, ज़मीनी हकीकत क्या कहती है, इन सब में आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ चर्चा की। आपने यह भी बताया कि अलग अलग राजनीतिक दल किस तरह से योजनाएं और वादे करते हैं और यह सब लोगों के वोटिंग पैटर्न को किस तरीके से प्रभावित करता है। फिर हमने बात की महिला महिला जो मतदाताओं की भूमिका है बिहार में, खासकर पुरुषों के बड़े पैमाने पर माइग्रेट होने के बाद कितना अहम भूमिका निभाती है। और साथ ही एक नए राजनीतिक दल जो बिहार में देखने को मिल रहा है और उन्होंने किस तरीके की हवा बनाई है, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में इसका क्या असर है, सोशल मीडिया इस सब में कितना बड़ा प्रभाव डालती है। हमने इन सब टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से बात की और सारा नजरिया समझा आपका। और सबसे अंत में आपने जो बात कही कि इन सब प्रयासों के से लोकतंत्र का विश्वास और मजबूत होता है। आपने ये भी बताया कि कैसे संवाद इन सब चीजों को बेहतर कर सकता है और लोकतंत्र पे विश्वास फिर से ला सकता है। उसके लिए मदन मोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे मॉडरेटर श्री सतीश सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरी बातचीत को बेहद सहज, संतुलित और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया। साथ ही रंजीत जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने अतिथियों का परिचय करते हुए चर्चा को इम्पैक्टफुल शुरुआत की। और विशेष आभार गनौरी जी का, मुकेश जी का और अवधूत जी का, जिन्होंने सत्र के संचालन और तकनीकी सुविधा का जिम्मा संभालते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हम अपनी एपीयू एलुमनाई आयोजन टीम का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनकी मेहनत और सहयोग के कारण ये एपिसोड इतना सक्सेसफुल रहा। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे उपस्थित प्रतिनिधि है जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए है। थैंक यू सो मच, जिन्होंने संवाद को सक्सेसफुल बनाया। और आशा करती हूँ कि ये चर्चा लोकतंत्र के प्रक्रियाओं के ऊपर चलता रहेगा, और हम फिर अगले एपिसोड के साथ आएंगे, जिसमें हम और खुल के बातें करेंगे बिहार इलेक्शंस के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. I think we can close now. ओके, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। यस।